नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं थाईलैंड और म्यांमार से जुड़ा हुआ। हम जानते हैं कि 2014 से ही थाईलैंड में मिलिट्री रूल चल रहा है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर प्रायुत चनोचा लीड कर रहे हैं और हाल ही में फरवरी 1, 2021 से म्यांमार में भी एक मिलिट्री कू हो चुका है। उस मिलिट्री कू में म्यांमार मिलिट्री ने आंग सान सूकी को डिटेन कर लिया है और कंप्लीट गवर्नमेंट उनके हाथ में ले ली। तो आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं कि दो नेबर्स, जहां पे एक तरफ है थाईलैंड, एक तरफ है म्यांमार और दोनों जगह पे मिलिट्री रूल चल रही है, किस तरह उनके लीडर्स ने धीरे धीरे से बैक चैनल डिप्लोमेसी को प्रमोट किया हुआ है पहले से ही और अभी ज्यादा स्तर पे कर रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थाईलैंड म्यांमार रिलेशंस स्पेशली फ्रॉम 2014 इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और एट द एंड ऑफ द डिस्कशन हम लोग एक अंदेशा लगाएंगे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, एंड not just in terms of ASEAN, not just in terms of Thailand, Myanmar, but probably in terms of India also, what is going to be impact on us at the end of the discussion. So stay tuned with me to know all these things. I am your friend Rahul Saigaonkar. If you want to follow me, you can follow me on the ID Rahul Sai 222. My Facebook, Instagram and Telegram channel ID is same. And if you're preparing for UPSC Civil Services examination, this is a golden opportunity for you. From your home, safely you can prepare using a smart course where there is prelims, mains, essay, current affairs. A lot of content is there. Just visit these details so that you can avail the services from StudyIQ. चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। ये हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं? रिसेंटली एक डिस्कशन जरूर हुआ था। हाल ही में देखिए अप्रैल 2021 में, टू बी प्रिसाइज अप्रैल 24, 2021 को आसियान की जो लीडर्स है वहां पे एक रिसेंट समिट हुआ था जकार्ता में। अभी जकार्ता कहां आता है? इंडोनेशिया में। अब यहां पे थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है प्रायुत चनोचा, राइट, ही इज आल्सो द मिलिट्री लीडर, उन्होंने इस समिट को स्किप किया। उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को यहां पे भेजा था। तो बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि प्रायुत चनोचा जो मिलिट्री बैकग्राउंड से है, उन्होंने प्रोबेबली मौका अपना गवा दिया कि वो जो सीनियर जनरल है मिंग ऑन्गलैंग ऑफ म्यांमार आर्मी, हु इज आल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ द मिलिट्री यूंटा इन म्यांमार, उनसे मीटिंग करने का एक मौका उन्होंने गवा दिया। क्योंकि अगर हम लोग बात करें म्यांमार की, म्यांमार के लीडरशिप की, मिलिट्री को हुआ फरवरी में, उसके बाद ये पहला ऐसा मौका था जहां पे मिलिट्री लीडर मिंग ऑन्गलैंग अपने पहले फॉरेन विजिट पे थे। उन्होंने जकार्ता विजिट किया हुआ था मिलिट्री कू के बाद, ताकि वो रिसेंट समिट में जाए आसियान की। तो यहां पे एक चर्चा का विषय जरूर है कि क्या दो जो देश हैं, दो जो नेबर्स हैं, उन दोनों देशों के जो लीडर्स हैं, दोनों भी मिलिट्री बैकग्राउंड से, क्या उन दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं? तो आज हम लोग यहाँ पे ये बातें करेंगे और समझेंगे कि रिलेशंस किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। एंड में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ सोर्सेस के बारे में जिन्होंने बताया है कि रिलेशंस आर एक्चुअली गोइंग वेरी वेरी गुड। देखिए, अगर हम लोग बात करें क्या हुआ था बैकग्राउंड के बारे में, 2014 में थाईलैंड मिलिट्री ने एक मिलिट्री कू किया और पावर को कैप्चर किया, और 2021 फरवरी में म्यांमार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। म्यांमार आर्मी ने आंग सान सूकी को डिटेन किया और मिलिट्री सीज्ड कंट्रोल। अब अगर आप इन दोनों कूज को देखें, मिलिट्री कूज को देखें, काफी सिमिलर काइंड ऑफ रीजंस की वजह से हुआ। क्योंकि अगर आप थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड में जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी इस समय पे, इट वाज यिंगलक शिनावात्रा। इनफैक्ट 2006 में भी उनके भाई थक्सिन शिनावात्रा को भी डिपोज किया था मिलिट्री ने, और 2014 में उनकी बहन यिंगलक शिनावात्रा को डिपोज किया। क्यों? क्योंकि यिंगलक शिनावात्रा वाज ट्राइंग टू रिड्यूस द पावर ऑफ मिलिट्री एंड टू गेन मोर एंड मोर पॉलिटिकल पावर, तो उनको उन्होंने डिपोज कर दिया। अब यहां पे म्यांमार में क्या हुआ? म्यांमार में भी अगर हम लोग बात करें, देखिए पॉलिटिकल क्लास जो थी, स्पेशली आंग सान सूकी और उनकी जो पार्टी है NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, सेकेंड टाइम उन्होंने इलेक्शन में लैंडस्लाइड विक्ट्री पाई थी। और पिछले 5 साल में तो धीरे धीरे उन्होंने बहुत बार मिलिट्री की पावर को कर्व करने की कोशिश की थी, और फाइनली यहां पे भी पॉलिटिकल क्लास को कर्व कर दिया मिलिट्री ने। दोनों कू का भी रीजन कुछ सिमिलर था। और अगर हम लोग 2014 से बात करें, क्योंकि देखिए दो नेबर्स हैं, एक तरफ है म्यांमार, एक तरफ है थाईलैंड, दोनों के बीच अगर आप बॉर्डर की बात करें, ऑलमोस्ट 2300 किलोमीटर का बॉर्डर है दोनों के बीच। अब यहां पे तो मिलिट्री रूल चली रही थी 2014 से, अब यहां पे मिलिट्री रूल आ चुकी है 2021, राइट? तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड 2014 से क्या हो रहा है। अगर हम लोग 2014 से थाईलैंड और म्यांमार की रिलेशंस के बारे में बात करें, इकोनॉमिक कोऑपरेशन तो काफी ज्यादा है, ऑल्दो ऐसा नहीं कि दोनों के बीच प्रॉब्लम्स नहीं है। देखिए प्रॉब्लम्स भी है।
क्योंकि इतना बड़ा बॉर्डर है तो प्रॉब्लम्स होना ही है। माइग्रेंट रेफ्यूजीज का प्रॉब्लम है, हम जानते हैं कि म्यांमार में रखाइन स्टेट में रोहिंग्यास का इशू चल रहा है, तो माइग्रेशन का इशू है ही। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, देखिए दिस इज दी गोल्डन ट्रायंगल रीजन, जहां पे ड्रग इन्फेस्टेड रीजन है, तो इन बॉर्डर से ड्रग भी बहुत ही इजीली मूव होता है, राइट। तो ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल आर्म्स ट्रैफिकिंग, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। बट इन प्रॉब्लम्स के बावजूद इकोनॉमिक बेनिफिट्स ने दोनों के अंदर काफी ज्यादा कोऑपरेशन लाया हुआ है। देखिए अगर हम लोग पुरानी बात करें तो थाईलैंड काफी इंपॉर्टेंट सपोर्टर था 1990s में म्यांमार को आसियान में ऐड करने के लिए, लेकिन 21st सेंचुरी में, स्पेशली 2014 से अगर हम लोग बात करें, तो म्यांमार हैज बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल डेस्टिनेशन फॉर थाईलैंड। तो दोनों के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन काफी ज्यादा है। इनफैक्ट थाईलैंड इज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन फॉर चीप लेबर फ्रॉम म्यांमार। अगर हम लोग बात करें, देखिए थाईलैंड में ये कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 2.8 मिलियन माइग्रेंट लेबरर्स है, और उसमें से मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम म्यांमार। और थाईलैंड इज ऑल्सो द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ म्यांमार। इट वुड बी सेकंड ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे पहला तो चाइना होगा। चाइना इज द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ म्यांमार, सेकंड मेजर ट्रेडिंग पार्टनर इज थाईलैंड इटसेल्फ। और अगर इन दोनों का अगर हम लोग ट्रेड देखें तो 2018-19 में इट टोटल $5.4 बिलियन। अब इतने ज्यादा ट्रेड के अलावा अगर हम लोग एफडीआई की बात करें तो $11 बिलियन थाईलैंड ने इन्वेस्ट किए हुए म्यांमार, राइट। तो ये तो था इकोनॉमिक रिलेशंस, लेकिन अगर हम लोग पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें 2014 से, ये और भी ज्यादा प्रोमिनेंट है। क्यों, हमें समझना पड़ेगा। देखिए जनरल मिंग ऑन्गलेंग ऐसे पहले लीडर थे साउथ ईस्ट एशिया के जिन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था प्रयुत चनोचा को जब उन्होंने 2014 का कू किया था, राइट। और उन्होंने प्रेज भी किया उस चीज पे। अब अगर हम लोग दोनों देशों की बात करें, देखिए एक तरफ थाईलैंड जहां पे 2014 में कू हुआ, प्रयुत चनोचा पावर में आए। थाईलैंड हैज बीन अ लैंड ऑफ मिलिट्री कूस। म्यांमार की बात करें, इट हैज बीन अ लैंड ऑफ प्रोलॉन्ग्ड मिलिट्री रूल। अब 2014 में तो मिलिट्री रूल ही था यहां पे म्यांमार में। 2015 की अगर बात करें तो यहां पे इलेक्शन जरूर हुए थे, तो यहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई एनएलडी की, यानी कि आंग सान सू की। लेकिन म्यांमार का संविधान ही कुछ इस तरह था कि आंग सान सू की को प्रेसिडेंट होने नहीं दिया, राइट। लेकिन एनएलडी पावर में था। और अगर आप म्यांमार पार्लियामेंट की बात करेंगे, यहां पे 25% ऑफ सीट्स जो थी वो रिजर्व्ड थी मिलिट्री के लिए। सो मिलिट्री का ओहदा बहुत बड़ा था म्यांमार में, इवन व्हेन देयर वाज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो बिटवीन दीज टू कंट्रीज देयर वाज क्लोज टाइज मिलिटरीली, राइट। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 2018 में क्या हुआ, दिस इज द पिक्चर। 2018 में थाईलैंड ने मिंग ऑन्गलैंग को अवार्ड दिया, थाईलैंड का सबसे बड़ा नाइट ग्रैंड क्रॉस, विच इज द मोस्ट एक्साल्टेड ऑर्डर फ्रॉम थाईलैंड। अब ये किसे दिया जाता है? दिस इज गिवन टू मिलिट्री ऑफिसर्स और सिविलियंस who have been recognized for distinguished service। अब ये हुआ 2018 में, और आपको याद होगा कि 2017 से लेकर रखाइन स्टेट में रोहिंग्या का इशू शुरू हुआ था, जहां पे परसिक्यूशन की बातें चल रही थी। इनफैक्ट म्यांमार मिलिट्री के ऊपर इंडाइटमेंट की बातें चलती रहती है। आंग सान सू की को क्वेश्चन किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू हैंडलिंग ऑफ दिस एंटायर रोहिंग्या इशू। एंड अगर 2017 में हम लोग रोहिंग्या वायलेंस की बात करें, एक्सप्लोटेशन की बात करें, मिंग ऑन्गलेंग वाज आल्सो द कमांडर इन चीफ इटसेल्फ, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हियर। इसके बावजूद थाईलैंड ने क्रिटिसाइज नहीं किया, काफी अच्छे रिलेशंस अपने बरकरार रखे मिंग ऑन्गलेंग के साथ, क्योंकि प्रायुत को पता था कि मिंग ऑन्गलेंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस ऑल्सो, क्योंकि 25% सीटें उनके पास है पार्लियामेंट में भी। और अभी जब फरवरी 1 में कू हुआ, तो जो सीनियर जनरल एंड कमांडर इन चीफ है मिंग ऑन्गलेंग, उन्होंने फरवरी 1, 2021 को मिलिट्री कू किया। और उसके बाद सबसे पहला काम क्या किया, उन्होंने एक लेटर लिखा प्रयुत चनोचा को कि आपके सपोर्ट की जरूरत है। किस लिए? टू सपोर्ट डेमोक्रेसी इन म्यांमार, राइट। क्वाइट आयरॉनिक, इजंट इट? अब इन सब चीजों से हमें समझ में क्या आता है कि थाईलैंड और म्यांमार आर्मी के बीच काफी क्लोज कोऑर्डिनेशन है, राइट। इशू तो है ही बॉर्डर पे कुछ इश्यूज, बट डिस्पाइट दैट there is a lot of bonhomie between Prayut Chan-o-cha and Min Aung-hlaing। तो जो इन्होंने मीटिंग नहीं की, इससे स्पेकुलेशन जो लग रही थी कि उन्होंने एक मौका गंवाया है, ये सब गलत चीजें हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग थाई आर्मी के सोर्सेस की बात करें, थाई आर्मी ने क्लियरली कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर प्रयुत चन-ओ-चा को कोई आसियान की समिट अटेंड करने की जरूरत नहीं है अगर वो मिलना चाहते हैं मिंग ऑन्गलेंग से। इनफैक्ट दोनों के बीच काफी ज्यादा बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है। पिछले कई सालों से
थाईलैंड के जो लीडर है प्रयुत चान-ओ-चा ने तत्मदाव यानी कि जो मिलिट्री है म्यांमार की उसके साथ काफी अच्छे रिलेशंस उन्होंने कल्टीवेट किए हुए हैं और थाईलैंड आर्मी हैज कंटिन्यूअसली मेंटेन्ड बैक चैनल मीटिंग्स. सो बोथ लीडर्स आफ्टर द म्यांमार कू हैव आल्सो स्पोकन, दे नो हाउ टू एंगेज, ये कहा है थाई आर्मी सोर्सेस. सो whatever conjecture was there that Prayut had missed an opportunity to meet Min Aung Hlaing, those are wrong. There is very close coordination between these two militaries. अब इन सब से हम लोग एक अंदेशा क्या लगा सकते हैं कि what is going to happen next, क्योंकि अगर हम लोग रीजन की बात करें, देखिए अब इस पूरे रीजन में, इतने बड़े रीजन में एक मिलिट्री का रूल ही है, यानी कि एक तरफ म्यांमार एक तरफ थाईलैंड, दोनों तरफ मिलिट्री का रूल है. सो an important question would be, will Myanmar and Thailand become a region of disciplined flourishing democracy? अब ये जो टर्म मैंने यूज किया यहाँ पे disciplined flourishing democracy, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. इससे आप क्या समझ सकते हो कि मिलिट्री सिटीजन्स को डिसिप्लिन करेगा, डिसिप्लिन रख कर डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करेगा. इनफैक्ट एंटायर साउथ ईस्ट एशियन रीजन में दिस टर्म हैज बीन यूज्ड वेरी एक्सटेंसिवली. अगर ये टर्म भी नहीं है तो अगर आप बहुत फेमसली जानते होंगे एक और टर्म, इट इज कॉल्ड एज गाइडेड डेमोक्रेसी. गाइडेड डेमोक्रेसी को बहुत ही प्रोमिनेंट किया था सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने. उन्होंने कहा था कि कुछ हद तक इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम लोग बात करें तो एक डिसिप्लिन की जरूरत होती है, लोगों को गाइड करने की जरूरत होती है डेमोक्रेसी की तरफ, उसके बाद हम लोग प्रॉपर डेमोक्रेसी ला सकते हैं. ये उनका आइडिया था. तो पूरे साउथ ईस्ट एशियन रीजन में प्रोडोमिनेटली अभी हम लोग म्यांमार थाईलैंड में क्या वहां पर डिसिप्लिन फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी आएगी, ये एक सवाल जरूर उठ जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन नाउ विच इज अंडर मिलिट्री कंट्रोल. अब दूसरा सवाल ये उठता है कि हाउ विल आसियान शेप अप इन फ्यूचर, क्योंकि चलिए देखते हैं आसियान की अभी लीडर्स के बारे में, हु वी माइट कॉल अथॉरिटेरियन. अब म्यांमार तो है ही, जनरल मिंग ऑन्ग लेंग, थाईलैंड है ही प्रयुत चान-ओ-चा. अगर हम लोग बात करें कैम्बोडिया की, कैम्बोडिया में कौन है, हन सेन, अगेन अथॉरिटेरियन लीडर. फिलीपींस की बात करें रोड्रिगो दुतर्ते, अथॉरिटेरियन लीडर. तो हाउ इज आसियान गोइंग टू शेप अप looking at this growth of more and more authoritarian leadership in their particular region? अब ये तो आने वाला समय बता सकता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा आसियान के ऊपर, इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस रीजन के ऊपर. लेकिन अगर हम लोग इंडिया की बात करें, देखिए फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू दिस रीजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी. इस रीजन को सेंटर में रख के इसको डिवाइस किया हुआ है, यानी कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य क्या है. नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है इंडिया का, उसको हम लोग डेवलप करना चाहते हैं. तो अगर इसको डेवलप करना चाहते हैं तो हमें जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज द पिवट. एक्ट ईस्ट एशिया में हम लोग क्या करते हैं कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन यानी कि आसियान को सेंटर में रखते हैं और हम लोग एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं इवन टुवर्ड्स फार ईस्ट. वी आर इंक्लूडिंग जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन दिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी. सो दिस पर्टिकुलर एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर द सक्सेस ऑफ आवर पॉलिसी. नॉनदलेस अगर इंडिया की बात करें, देखिए इंडिया काफी प्रैग्मेटिक हो चुका है. किस तरह हम लोगों ने म्यांमार का कू हैंडल किया फरवरी में, विच वाज वेरी वेरी प्रैग्मेटिक. अगर हम लोग 1980s की बात करें, 1988 में इंडिया का काफी एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था टू मिलिट्री कू, लेकिन इस बार काफी मेलो डाउन रिएक्शन रहा है. सो विद दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी आर नाउ रेडी टू डील विद अ सिविलियन गवर्नमेंट ऑल्सो, वी आर रेडी टू डील विद a military government also. But nonetheless, these particular developments, they are going to have impact on our Act East for sure. अब किस तरह से ये तो आने वाला समय ही बताएगा. अगर उस पर कोई डेवलपमेंट आएगी तो we will bring it to you as soon as possible on Study IQ. That is it from my side on this part of the discussion. Thank you for watching. Jai Hind.